नमस्ते फ्रेंड्स, सभी स्टूडेंट को मेरा शुभकामनाएँ। आज एक बहुत ही बढ़िया दिन है, सुबह-सुबह। तो आज हम लोग प्रकाश के बारे में जानेंगे। प्रकाश है क्या? प्रकाश कैसे गति करता है? प्रकाश किसी परावर्तक पृष्ठ पर पड़ने पर वो कैसा दर्शाता है? इस तरह का कुछ वगैरह-वगैरह देख लेंगे, ठीक? ये जो प्रकाश है इसके बारे में कुछ भी डाउट नहीं रखना, सब कुछ क्लियरली बता देंगे, ठीक है? ये प्रकाश है क्या? प्रकाश बहुत सालों पहले प्रकाश को कुछ वैज्ञानिक ने तरंग माना था। भाई ये तरंग क्यों माना था? ये प्रकाश जो है सीधी रेखा में गमन करता है। कैसे गमन करता है? इस तरह सीधी रेखा, यानी सरल रेखा, सीधा जाता है। तो कुछ वैज्ञानिकों ने देखा कि एक सूक्ष्म कण यानी सूक्ष्म कुछ अपारदर्शी वस्तु, अपारदर्शी मीन्स जिससे होकर प्रकाश ना गुजरे, वो है अपारदर्शी। फिर कुछ होता है जो पारदर्शी भी होता है, तो उससे होकर प्रकाश क्या करता है? पार हो जाता है, इसलिए उसे पारदर्शी कहा जाता है। ऐसे में कुछ ऐसे बिंदु होता है जो अपारदर्शी होते हैं। ये अपारदर्शी वस्तु कुछ ऐसे इस प्रकार होते हैं जो प्रकाश को पार नहीं करते। क्या करता है उसे? परावर्तन कर देते हैं, या इस तरह कुछ भी हो। तो ऐसे कुछ बिंदु हैं, इससे होकर एक प्रकाश जा रहा है, प्रकाश किरण। ये प्रकाश किरण मुड़ने की प्रवृत्ति रखा। ऐसा दर्शाया है प्रकाश का किरण कि ये बिंदु से होकर नहीं गया, बिंदु से थोड़ा मुड़कर हट गया। तो ऐसे में इसको कहा गया कि ये प्रकाश का विवर्तन हुआ। क्या हुआ? विवर्तन हुआ। इस प्रकार के विवर्तन को व्याख्या किया जा सका, लोग किया है। तो व्याख्या करने के लिए इस प्रकाश को तरंग माना, ठीक है? इस विवर्तन की व्याख्या करने के लिए इसको तरंग माना था। फिर कुछ समय ऐसे द्रव्य है, कुछ द्रव्य से होकर प्रकाश को देखा गया कि प्रकाश पार हो रहा है कि नहीं, कैसे काम कर रहा है देखा गया। तो इस तरह देखा गया कि ये तो कण की तरह काम कर रहा है, यानी प्रकाश किसी कण की तरह काम कर रहा है। तो कभी तरंग, कभी कण ऐसा माना था। लेकिन जो प्रकाश का आधुनिक क्वांटम सिद्धांत हुआ, उससे पता चला कि नहीं भाई, ये ना तो तरंग है, ना ही कण है, ठीक? तो इसको ये जो प्रकाश है ये सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है और ये जो कुछ दर्पण होता है, दर्पण में कैसे परावर्तन होता है ये आज देखेंगे, ठीक है? दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दर्पण मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। एक है गोलीय दर्पण, दूसरा है समतल दर्पण। ये जो पहला, इसे ही मान लेते हैं पहला समतल दर्पण। समतल दर्पण के बारे में आप लोग क्लास 8 में जो पढ़ रहे हैं या फिर जो पार कर चुके हैं, वो लोग देख चुके होंगे कि समतल दर्पण कैसा होता है। फिर ये प्रकाश को कैसे मोड़ता है, उसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। ये जो समतल दर्पण है, मान लीजिए ऐसे एक समतल दर्पण को रखा गया है। प्रकाश को इस तरह जाने देते हैं सरल रेखा में, ठीक? ये प्रकाश किसी वस्तु से टकरा कर अगर प्रकाश गया होगा, तो ये दर्पण में क्या होता है? अगर किसी वस्तु से टकराकर प्रकाश यहाँ गया है, तो जितना बड़ा वस्तु होगा, इसका प्रतिबिंब भी उतना ही बड़ा होगा। दर्पण से जितनी दूरी पर रखा गया है वस्तु, दर्पण के पीछे प्रतिबिंब भी उतनी ही दूरी पर बनेगा। ये है प्रतिबिंब। किसी वस्तु को अगर 5 मीटर दूरी पर रखा गया है, तो दर्पण के पीछे भी उसी तरह 5 मीटर दूरी पर ही प्रतिबिंब बनेगा, ठीक? क्लियर? ये एक नियम है इसका। दूसरा है जितना बड़ा साइज़ का होगा वस्तु, उतनी ही बड़ी साइज़ का प्रतिबिंब भी बनेगा, ठीक? तीसरा क्या है? ये एक इम्पोर्टेंट है इसका, ये पार्श्विक परिवर्तन करता है। क्या करता है? पार्श्विक परिवर्तन, सॉरी पार्श्विक परावर्तन। कैसे? पार्श्विक परावर्तन कैसे करता है? जैसे हम यहाँ खड़े हैं, हम अगर मेरे सामने अगर किसी समतल दर्पण को रखा गया है, तो मेरा जो बाइना कान वो दाहिना दिखेगा, दाहिना कान वो वहाँ पे दर्पण में बाएँ दिखा। जैसे आप लोगों के घर में जो आईने होते हैं, यानी दर्पण होता है, उस दर्पण के सामने आप खड़ा होइएगा, देखिएगा आपका दायाँ हाथ, बाम हाथ दिखेगा वहाँ पे, फिर आपका बायाँ हाथ, दाहिना हाथ दिखेगा वहाँ। तो इस तरह के परिवर्तन को पार्श्विक परिवर्तन कहते हैं। ये कौन-सा दर्पण में होता है? ये समतल दर्पण में होता है, ठीक? समतल दर्पण में होता है। हो गया, समतल दर्पण का प्रतिबिंब तो ऐसे ही होगा। अब जो गोलीय दर्पण है, ये गोलीय दर्पण मुख्यतः तो 2 प्रकार के फिर से इसे बाँटा गया है 2 प्रकार। एक है अवतल दर्पण, दूसरा है उत्तल दर्पण। तो आज हम लोग अवतल दर्पण के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है? ये अवतल दर्पण कैसे काम करता है? अवतल दर्पण होता कैसे है? ये गोलीय दर्पण का भाग है ये दोनों। गोलीय दर्पण मीन्स ये गोल, ठीक है? इतना छोटा तो गोल होगा नहीं,
एक छोटा सा दर्पण लेंगे, जैसे मान लें ये जो इस तरह का इसी का एक पार्ट है, चाप है, ये चाप है और ये इधर से भी लिखा जाता है। अगर इस ओर अगर चिकना सतह है, दर्पण का इस ओर अगर चिकना सतह है तो इसे अवतल दर्पण कहा जाएगा। अगर इस ओर है चिकना सतह तो इसे उत्तल दर्पण कहा जाएगा। ठीक है, तो आज हम पहले अवतल दर्पण के बारे में चर्चा कर लेते हैं, फिर बाद में उत्तल दर्पण के बारे में चर्चा करेंगे। आपके घर में अगर चम्मच है तो चम्मच का जो अंदर वाला भाग, ये वाला भाग, वो है अवतल दर्पण। ये जो ऊपरी पृष्ठ है वो है उत्तल दर्पण। तो ये वाला है अवतल दर्पण। ये चिकना सतह अंदर की ओर है, मान लेते हैं अंदर की ओर ये चिकना है, तो इसका मीन्स ये क्या है, अवतल दर्पण। ये देखिए ये वाला जो पार्ट है ये गोल का ही पार्ट है, मतलब गोला का ही पार्ट है। इसके अंदर जैसे यहाँ पे केंद्र होगा तो इसके भी इस साइड में केंद्र होगा, वक्रता केंद्र कहा जाता है। इस केंद्र को क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र। इस वक्रता केंद्र का नाम है सी। ठीक, यहाँ जो पोल है, ये पोल है, पोल और सी के बीच में यानी मध्य भाग में एक केंद्र होता है, उसे फोकस बिंदु कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फोकस बिंदु। अब ये जो वक्रता केंद्र, फोकस बिंदु और जो पोल है, इन तीनों से होकर जो रेखा गुजरेगा वो रेखा क्या कहलाएगा, मुख्य अक्ष। क्या कहलाएगा, ये मुख्य अक्ष। ठीक, ये है फोकस बिंदु, मुख्य फोकस जिसे कहा जाता है मुख्य फोकस। ये है वक्रता केंद्र, ये है पोल। ये जो है ये है, इसका जो व्यास होता है ये धारक होता है। मान ले यहाँ m है, यहाँ n है, ये जो m n एक चाप है, इसका जो व्यास होता है ये वाला व्यास क्या कहा जाएगा, द्वारक। इसका नाम है द्वारक। नाम तो हम लोग पहचान लिए, अब इसका काम देखेंगे क्या करता है। अगर कोई वस्तु अनंत दूरी पर रखा गया हो, कहाँ रखा गया, अनंत दूरी पर, अनंत मीन्स बहुत पीछे। इस तरह अनंत दूरी पर अगर कोई वस्तु रखा गया हो तो यहाँ से जो प्रकाश किरणें दर्पण पर पड़ेगा वो दर्पण के फोकस बिंदु पर परावर्तित, फोकस बिंदु से होकर परावर्तित कर देगा। ठीक है, ये बिंदु फोकस बिंदु से होकर परावर्तित हो जाएगा। इस तरह जितने भी कण आगे समांतर किरणें की तरह पड़ते रहेगा और इस तरह फोकस बिंदु से होकर गुजरते रहेगा। इस साइड से भी होगा, अगर प्रतिबिंब बड़ा है, सॉरी बिंब बड़ा है, इस तरह यहाँ पे भी गुजरेगा। दैट मीन्स क्या हुआ कि अगर वस्तु अनंत दूरी पर है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यहाँ पे, यहाँ मन एफ पर। कहाँ पर, एफ पर। अगर प्रतिबिंब एफ पर बने दैट मीन्स वस्तु कहाँ रखा गया है, वस्तु रखा गया है अनंत दूरी पर। ठीक है, समझ में आ गया। वस्तु अगर अनंत दूरी पर है तो प्रतिबिंब एफ यानी फोकस बिंदु पर बनेगा, मुख्य फोकस पर। ठीक है, अब वस्तु को थोड़ा आगे ले आइए, यहाँ ले आइए, यहाँ अगर रखेंगे वस्तु को तो ये भी क्या करेगा, प्रतिबिंब भी थोड़ा इधर आएगा, इस साइड में आएगा, यानी एफ और सी के बीच में होगा। ठीक है, अब वस्तु को और थोड़ा आगे लाइए तो अब देखेंगे कि और थोड़ा इधर आ जाएगा। इसका मतलब अगर वस्तु किसी निश्चित दूरी पर यानी सी से इधर है, सी से परे है वस्तु, अगर सी से परे, यहाँ सी है ये वक्रता केंद्र, सी से परे अगर वस्तु है तो क्या होगा, एफ और सी के बीच में वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। ठीक, अब क्या है, वस्तु को अगर इधर लाते लाते सी पर ही रख दें, वक्रता केंद्र पर ही रख दें तो कहाँ बनेगा, तो प्रतिबिंब भी वहीं पे बनेगा, सी पर ही बनेगा। अगर सी पर वस्तु है तो सी पर प्रतिबिंब भी बनेगा। ठीक है, समझ में आ गया। फिर एक बार रिपीट कर देते हैं, अगर वस्तु अनंत दूरी पर रखा गया है तो इसका जो छवि यानी प्रतिबिंब वो एफ पर बनेगा। फिर अनंत से थोड़ा सामने लाएंगे तो ये भी एफ से थोड़ा इधर आएगा, यानी सी से परे अगर वस्तु रखेंगे तो एफ और सी के बीच में प्रतिबिंब बनेगा। अगर वस्तु को सी पर रखा जाए तो प्रतिबिंब भी सी पर बनेगा। ऐसा क्वेश्चन आता है कि बताइए वस्तु का बिंब और प्रतिबिंब का साइज दोनों समान है तो प्रतिबिंब या बिंब कहाँ रखा गया है, ठीक है, तो वो सी पर रखा जाएगा, तभी समान साइज का होगा। ठीक, अब क्या होगा, हाँ इसका साइज कैसे बनेगा वो भी देखना है। ये जो प्रतिबिंब सॉरी बिंब है, बिंब का साइज यहाँ जितना भी बड़ा रखा जाए, ये अनंत पर अगर रखा गया है तो फोकस पर आके बिंदु साइज का होगा। प्रतिबिंब कैसे साइज होगा, बिंब साइज सॉरी बिंदु साइज का होगा, छोटा साइज का। अगर इस तरह आगे रखा गया है तो ये भी थोड़ा इधर आएगा, तो ये थोड़ा बड़ा हो आएगा, ये छोटा फिर धीरे धीरे बड़ा होता जाएगा। जैसे ही सी पर रखा गया है दोनों समान हो जाएगा, वस्तु भी समान, वस्तु और प्रतिबिंब दोनों बराबर हो जाएगा। अब ऐसा है कि ये सी है, ये एफ है। अब सी और एफ के बीच अगर रखा गया है वस्तु तो क्या बनेगा, कहाँ बनेगा, तो ये सी से परे मतलब इस साइड आ जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा
क्या? प्रतिबिंब। ऐसे क्यों लिखे? ऐसे इसलिए लिखा गया है क्योंकि ये प्रतिबिंब से उल्टा बनता है, सॉरी बिंब के उल्टा बनता है प्रतिबिंब। अवतल दर्पण में जहां भी रखें प्रतिबिंब का, सॉरी बिंब का उल्टा प्रतिबिंब बनता है, सिर्फ एक जगह छोड़ के। वो कहाँ? वो F और P के बीच में अगर रखें वस्तु तभी सीधा बन सकता है, नहीं तो सभी टाइम में क्या बनेगा? ये उल्टा बनेगा। यहाँ अनंत दूरी पर अगर वस्तु रखा गया है तो F पर बनेगा, ये छोटा साइज का बनेगा, उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा। यहाँ रखें तो भी यहाँ थोड़ा इधर आएगा प्रतिबिंब, ये भी छोटा है, ये भी उल्टा है। यहाँ आगे जितने दूरी तक रखा जाए सभी स्थिति में छोटा होगा, C तक ये छोटा होगा और उल्टा होगा, वास्तविक होगा। अगर यहाँ रखे जाएँ तो इधर आते-आते बड़ा हो जाएगा प्रतिबिंब। यहाँ था छोटा, अब यहाँ तक छोटा था, यहाँ तक C तक छोटा था, समान साइज़ आ गया C पे। अब C से इधर अगर प्रतिबिंब बनने लगे तो ये बड़का वाला होगा। क्या होगा? बड़ा। अब मान लीजिए ये वस्तु धीरे-धीरे F तक पहुँच गया। मान लें F पर रखा गया वस्तु को, तो प्रतिबिंब बनेगा अनंत दूरी पर। अब बनेगा कैसा? ये आवर्धित बनेगा। आवर्धित मीन्स बहुत बड़ा। बहुत बड़ा बनेगा। F पर अगर वस्तु रखा गया है, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत दूरी पर बनेगा और आवर्धित बनेगा, बड़ा बनेगा, वास्तविक ही बनेगा और छोटा बनेगा। अब वस्तु को धीरे-धीरे और आगे ले जाएँ, यानी F को पार कर जाएँ। F और P के बीच में अगर वस्तु को रखा जाए, तो अब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे साइड में बनेगा, इस साइड में बनेगा। अब तो सीधा ही बनेगा। कैसे बनेगा? सीधा बनेगा, आभासी बनेगा और बड़ा बनेगा। ऐसा बनेगा। ठीक है? अब समझ में आ गया होगा आप लोग को। फिर एक बार रिपीट कर देते हैं। अगर वस्तु अनंत दूरी पर रखा जाए तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। वस्तु धीरे-धीरे अनंत से अगर सामने लाते जाएँ तो फोकस से थोड़ा धीरे-धीरे इधर आया जाएगा। अगर वस्तु C से थोड़ा इधर है, C से परे हैं, तो प्रतिबिंब भी F और C के बीच में बनेगा। अगर वस्तु को धीरे-धीरे C पर लाया जाए तो प्रतिबिंब भी C पर ही बन जाएगा, समान साइज़ का। अब क्या है, अगर इससे आगे चला जाए वस्तु, इससे आगे चला जाए तो प्रतिबिंब भी इधर आ जाएगा। वस्तु अगर C और F के बीच रखा जाए तो प्रतिबिंब भी कहाँ बनेगा? C से परे बनेगा। C से परे बनेगा, बड़ा बनेगा। और क्या होगा? इस यहाँ से अगर इस स्थिति में आ जाए, यानी F पर वस्तु आ जाए तो क्या होगा? अनंत दूरी पर बनेगा, आवर्धित बनेगा, बड़का वाला बनेगा। ठीक है? और ये क्या होगा? उल्टा ही बनेगा, आभासी नहीं वास्तविक बनेगा। आभासी कब बनेगा? जब F और P के बीच में वस्तु रखा जाए तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, सीधा बनेगा, आभासी बनेगा। ठीक है? ये है अवतल दर्पण के बारे में। गोलीय दर्पण का 2 पार्ट है, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। तो गोलीय दर्पण के जो अवतल दर्पण है इसको हम लोग देख लिए, समतल दर्पण के बारे में देख लिए। और एक बार रिपीट करें? और एक बार रिपीट कर देते हैं सीधा लैंग्वेज में। क्या है? समतल दर्पण जो है वो प्लेन समतल, प्लेन समतल मीन्स प्लेन, प्लेन सतह से अगर किसी वस्तु का प्रतिबिंब अगर वहाँ बने तो वो वस्तु का साइज़ का ही बनेगा। जितने दूरी पर वस्तु रखा गया है उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब भी बनेगा। और एक चीज़ अलग होगा, वो है पार्श्विक परिवर्तन, पार्श्विक परावर्तन। पार्श्विक परावर्तन मीन्स दायाँ का बायाँ, बायाँ का दायाँ। ये समतल दर्पण में ही होता है। अवतल दर्पण में एक मुख्य अक्ष होता है, एक केंद्र होता है, वक्रता केंद्र। अब यहाँ से एक और एक पॉइंट है, क्या है ना, ये जो C तक की दूरी, P से C तक की दूरी, इसे वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वक्रता त्रिज्या। और जो F तक की दूरी, ये फोकस दूरी। क्या कहेगा? फोकस दूरी। अब इन दोनों के बीच में संबंध तो है। क्या संबंध है? ये P से F तक जितनी दूरी है, F से C तक उतनी ही दूरी है। दैट मीन्स C तक की दूरी वक्रता त्रिज्या, F तक की फोकस दूरी, तो इसका डबल हो जाएगा ये वाला और इसका आधा हो जाएगा ये वाला। इसको छोटा f से सूचित किया जाता है फोकस दूरी को। फोकस दूरी बराबर r बटे में 2। r मीन्स वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या का आधा बनेगा फोकस दूरी। इसको और एक लिख सकते हैं क्या? 2f बराबर r। दैट मीन्स r इक्वल 2f। ठीक, r इक्वल 2f, छोटा f। ये वक्रता त्रिज्या का आधा होता है फोकस दूरी। ठीक, कभी-कभी पूछ देता है शॉर्ट क्वेश्चन, क्या वक्रता त्रिज्या, किसी अवतल दर्पण का वक्रता त्रिज्या आपके पास 10 है, बताइए फोकस दूरी कितनी? फोकस दूरी 5 होगा, इसका आधा 5। ठीक है? चलिए इतना तक। ठीक है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए चैनल को। आगे बढ़ते रहिए, हम भी आगे बढ़ते जाएँगे। ठीक है?